हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। तो जैसा कि आपने देखा, पिछले सेशन में हम PYQ क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए थे, जिसमें हमने लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम PYQ क्वेश्चन को लेके आए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे आपके टेट एग्जाम में यानी टीचिंग एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न हैं, जो कि आपके वर्ग 3 के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। इन सारे प्रश्नों को कवर करके ही जाना है। ये जो PYQ सीरीज चल रही है, ये सारे प्रश्न कवर कर लेना है। साथ में ही जो संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसको भी आप कंप्लीट करते चलिए। तो अगर आप इन दोनों को कंप्लीट करके चलते हैं तो आपका साइंस का काफ़ी हद तक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? 3510, 2250, 1234 या फिर 4532। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का घनत्व होता है 2250 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुरता के क्रम में कार्बन 17वें स्थान पर है। कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। चारकोल और कोक कार्बन के अशुद्ध रूप हैं। सभी सजीवों में कार्बन यौगिक होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी सजीवों में कार्बन यौगिक होते ही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक का बनाता है। अगला प्रश्न है, उन यौगिक के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिनकी रासायनिक संरचना एक से अधिक रूप में व्यवस्थित की जा सकती है? इसके रासायनिक संरचना एक से अधिक रूप में व्यवस्थित की जा सकती है, उसको बोलते हैं एलोट्रोपी, आइसोमेरिज्म, इनोट्रोपिज्म या फिर श्रृंखलन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो एक से ज़्यादा यौगिकों को जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। एलोट्रोपी क्या होते हैं? तो यह एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को दर्शाता है। एक ही तत्व के अलग अलग रूप को दर्शाता है, जो एक ही अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है। अवस्था तो सेम होती है, अवस्था एक ही होती है पर परमाणु की व्यवस्था भिन्न होती है। व्यवस्था भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उस परिवर्तन या प्रतिक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें ऊष्मा परिवेश से अवशोषित होती है? ऊष्मा अवशोषित होती है। एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक, संयोजन प्रतिक्रिया या फिर जैव रासायनिक प्रतिक्रिया। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ये क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया। अगर ऊष्मा उत्सर्जित की जा रही होती तो इसको क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक। इसमें ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें जो ऊष्मा होती है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण तो होता है, पर ऊष्मा बाह्य माध्यम से दी जाती है। ऊष्मा बाह्य माध्यम से दी जाती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट को, ये सॉलिड स्टेट में है, इसको अगर हम हीट करेंगे यानी ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फॉर्म में होगा उसका फॉर्मेशन करेगा। इसमें पदार्थ का विभाजन होता है। ऊष्मा जब देंगे तो पदार्थ का विभाजन होगा, यानी ऊष्मा का अवशोषण होगा। अब एक्जोथर्मिक क्या होती है? तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। एक्जोथर्मिक में एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन के अणु लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया और ऊर्जा का निर्माण हुआ। इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धीमा परिवर्तन नहीं है? पाचन, क्षरण, अपक्षय या फिर भूकंप? आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। ये धीमा परिवर्तन नहीं होता है, यह अचानक से और तेजी से आता है। अब बाकी ये जो पाचन है, क्षरण है, अपक्षय है, ये अचानक से एकाएक नहीं होती। पाचन भी धीमे धीमे होता है, मतलब टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है। क्षरण भी एकाएक नहीं होता है, धीरे धीरे, ये धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। सेम ऐसे वेदरिंग भी है, पर भूकंप धीरे धीरे नहीं आता है, ये अचानक से आता है और तेजी से आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती परिवर्तन नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, ज़्यादातर प्रश्न नहीं वाले आते हैं और ज़्यादातर बच्चे नहीं को इग्नोर कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं दे पाते, इससे ही हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। पेंडुलम का झूलना, ऋतुओं का परिवर्तन, दिल की धड़कन, जंगल की आग। तो कौन सा आवर्ती परिवर्तन नहीं है? आवर्ती परिवर्तन होता क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसको एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराया जाए। आवर्ती परिवर्तन में आवर्ती यानी दोहराव, आवर्ती का मतलब ही होता है दोहराव। तो ऐसा परिवर्तन जिसको एक निश्चित समय अंतराल के बाद, जिसको एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराया जाए, तो क्या कहलाते हैं? आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? जैसे सूरज का उगना, ये रोज एक निश्चित समय अंतराल के बाद उगता है ना। सूरज का उगना और सूरज का डूबना ये फिक्स होता है, एक फिक्स समय अंतराल होता है इसका। मौसम का बदलना, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, ये भी एक निश्चित समय अंतराल वाला होता है। मौसम का बदलना, लोलक की गति, ये सारे जो क्रिया हैं वो एक निश्चित समय अंतराल वाली हैं। जैसे पेंडुलम का झूलना, ऋतुओं का परिवर्तन, दिल की धड़कन भी एक निश्चित समय अंतराल वाला है कि 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़केगा। पर जंगल में आग लगना, जंगल की आग, ये कोई निश्चित समय अंतराल वाला परिवर्तन नहीं है, यानी यह आवर्ती परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वांछनीय परिवर्तन नहीं है? ऋतु परिवर्तन, बीजों का अंकुरण, मनुष्य का विकास या फिर ग्लोबल वार्मिंग? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। वांछनीय परिवर्तन होते क्या हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल इफेक्ट हो, मतलब सकारात्मक और लाभकारी प्रभाव दिखाए। वांछनीय परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें सकारात्मक तथा बेनिफिशियल यानी लाभकारी प्रभाव दर्शाए, लाभकारी प्रभाव दर्शाए।
तो वो क्या कहलाते हैं? वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे पौधों की ग्रोथ है, पौधों की ग्रोथ, और क्या हो जाएगी? टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसका एक तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा। टेक्नोलॉजी ग्रोथ है तो ये सारी कैसे हैं? एक डिजायरेबल चेंज है, यानी वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, संलयन की ऊष्मा क्या है? संलयन यानी फ्यूजन। फ्यूजन पदार्थ की एक इकाई मात्रा को पिघलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तरल की इकाई मात्रा को ठोस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, गैस की इकाई मात्रा को संघनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या इकाई मात्रा गैस को ठोस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो संलयन की ऊर्जा क्या होती है? पदार्थ की एक इकाई मात्रा का पिघलने के लिए आवश्यक ऊर्जा संलयन की ऊष्मा कहलाती है। अब संलयन क्या होता है? यह एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, दो हल्के परमाणु के नाविकों का मिलकर एक भारी नाविक बनाना। हल्के परमाणु को मिलकर एक मिनट, एक भारी नाभिक बनाना। ये क्या कहलाती है? संलयन कहलाता है, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है या ऊर्जा निकलती है, यानी ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें एक ठोस तरल चरण से गुजरे बिना सीधे गैस चरण में बदल जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जिसमें ठोस से सीधे गैस में बदल जाए पदार्थ, लिक्विड स्टेट में न आए। बाष्पीकरण, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन होगा, या इनमें से कोई नहीं? सब्लिमेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन में क्या होता है? ठोस से पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। अब सॉलिड से लिक्विड में बदलने को क्या बोलते हैं? सॉलिड से कोई पदार्थ लिक्विड में बदला तो बोलेंगे मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में बदला तो बोलेंगे फ्रीजिंग। लिक्विड से कोई पदार्थ गैस में बदला तो वह कहलाएगा इवेपोरेशन। और गैस से कोई पदार्थ वापस लिक्विड में बदला तो वह कहलाएगा संघनन। ये इवेपोरेशन लिखा है। और गैस से कोई पदार्थ वापस लिक्विड में बदलेगा तो वह कहलाएगा संघनन यानी कंडेंसेशन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1990, 1986, 1967 या 1954? आंसर क्या हो जाएगा? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। अगला प्रश्न है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर, टोन, पिच या फिर नोड? आंसर क्या हो जाएगा? स्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक
निम्न में से कान का कौन सा एक भाग है जो आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है, यानी इकट्ठे करता है? कर्णपट, कर्णपल्लव, निहाई या फिर वलयक? आंसर क्या हो जाएगा? कर्णपल्लव, इसको पिन्ना भी बोलते हैं। ये क्या करता है? आसपास के भाग से ध्वनि को एकत्र करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, एक कार 15 मिनट के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और फिर अगले 15 मिनट के लिए 7 नहीं होगा, यहाँ पे 60 होगा। 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? तो क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब पहले स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है? 15 मिनट। अब क्योंकि मिनट में है तो इसको आवर में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, 4 10 जा 40, यानी कितना आ गया? 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई? पहले 10 किलोमीटर। अब दूसरी बार जब वो चलना प्रारंभ करता है तब वो 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट चलता है। तो फिर से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस फिर से फाइंड करना है। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है? 15 मिनट। इसको आवर में चेंज किए, 60 से 60 कट हुआ, यानी डिस्टेंस आ गई 15 किलोमीटर। तो टोटल दूरी पता करना है, तो ये मान लेते हैं D2 है, ये मान लेते हैं D1 है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? D1 प्लस D2, यानी 10 प्लस 15। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ये अभी अभी देखे, क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला प्रश्न है, जल विद्युत बांध में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत बांध में होने वाला परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले क्लास में फिर से PYQ के कुछ प्रश्नों को लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के टारगेट को लेकर होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।